हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय। डिफेंस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्क डन एंड देयर टाइप्स, यानी पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है और जीरो वर्क डन क्या होता है, और इनके हम एग्जांपल देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वर्क डन स्टार्ट करने से पहले आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी हम इससे पहले के वीडियोज में फोर्स और उनके टाइप्स के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। जैसे हमने यहां पर ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लिया, ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स। हमने ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लिया, कंसीडर किया, और ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया F न्यूटन का, जब आप इस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर आपने F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, कितने टाइम के लिए? t सेकेंड के टाइम के लिए, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, u मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट की, वो u मीटर पर सेकेंड थी। अब जो फाइनल वेलोसिटी हो गई इस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट की, वो v मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आपने फोर्स लगाया t सेकेंड के लिए, ठीक है ना। अब जो वेलोसिटी में चेंज आया होगा, जो वेलोसिटी में परिवर्तन आया होगा, वहां से एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन मेड टाइम। यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और हमने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर हमें एक्सेलरेशन पता है, हम उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास का मल्टीप्लाई कर दें तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां पर आपने m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई किया, तो वो निकल के आएगा F बराबर आपको इसी एक्सीलरेशन में मास का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये गाइस हमने आपको बताया था, ये इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आ जाता है फोर्स के लिए, ठीक है ना। ये फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर ma मास इनटू में एक्सेलरेशन। और हमने यहाँ पे फिर इसके बाद में यूनिट बताई थी कि इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती है। जैसे हमने आपको कुछ एब्सोल्यूट यूनिट्स बताई थी, जैसे कि डाइन होती है सीजे सिस्टम में, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट न्यूटन होती है, और एमके सिस्टम में इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे मास की यहाँ पर क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी, और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको फोर्स के बारे में समझ आ गया। अब हमने फिर आपको एक पॉइंट और डिस्कस किया था, एक पॉइंट और बताया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो मोशन में आ जाता है। इसका मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो डिस्प्लेस होता है, उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन आ जाता है, वो कुछ ना कुछ लेंथ कवर करता है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब हम करेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये m किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, अगर वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा लेंथ कवर कर दे, यानी उसी डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो जो वर्क डन आएगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट करके। फोर्स का मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट के साथ तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, यानी किया गया कार्य मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, क्योंकि यहां पर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर वर्क डन डायरेक्ट आपको मिलेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का, ये कब लगाओगे? उस पॉइंट पर लगाओगे या उस जगह पर लगाओगे जहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो आपको वर्क डन डायरेक्ट कैलकुलेट करना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करके। हमें पता है वर्क डन एक एनर्जी की फॉर्म है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी एक तो जूल हो जाएगी, जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, तो यहां से न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब एक जूल बराबर आप ऐसे लिख सकते हो एक न्यूटन इंटू में मीटर। मतलब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर एक न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट एक मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो आपने एक जूल का वर्क किया। ये है इसका मतलब। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको यहां पे थोड़ा सा आइडिया लग गया किसके बारे में, कि फोर्स क्या है, फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फोर्स को हम मास इनटू में एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखते हैं। यानी अगर आपको एक्सेलरेशन पता है किसी बॉडी का, और उस बॉडी के मास को अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स आपको पता चल जाएगा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दे तो आपको वर्क डन पता चल जाएगा। अब यहां पर वर्क डन की हम बात करेंगे और डिटेल में, तो फोर्स को किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया है
ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखेगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि वर्क डन का क्या मतलब है, फोर्स का क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे वर्क डन की हम बात करें, आप किसी भी बॉडी पर वर्क करते हो तो इसका मतलब है वो बॉडी या तो डिस्प्लेस होगी या आपकी तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे वो आपसे दूर जाए बॉडी या आपके पास आए बॉडी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों जो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से इस टेबल पर वर्क कर रहे हैं। देखिए कैसे वर्क कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये जो फर्स्ट वाला जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, ये क्या करेगा, ये पुश करेगा इस टेबल को, ये पुश करेगा, मतलब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ये सेकंड वाला भी बच्चा इस टेबल को पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर पुश कर रहा हो या कोई ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हो, दोनों ही क्या है, फोर्स है, दोनों ही क्या है, फोर्स है। अब यहां पर हम आपको बताने वाले हैं क्या, यहां पर आपको हम वर्क डन बताने वाले हैं। जैसे आप यहां पर अगर ध्यान से देखें, यहां पर अगर गाइस ध्यान से देखें, तो ये जो बालक है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है फर्स्ट वाला बच्चा, क्या उसी डायरेक्शन में गाइस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो हमने क्या बताया, जब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम मिले तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां से वर्क डन मिल जाएगा आपको, फोर्स का मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है ना? तो आपने यानी इस लड़के ने इस टेबल पर जो वर्क किया है वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसने कितना फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से वो टेबल कितना आगे गई, वो डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस लड़के ने कितना वर्क किया है। सेकेंड सिचुएशन में भी सेम होगा। यहां पर क्या हो रहा है, इसने फोर्स किधर लगाया, सेकेंड सिचुएशन में इसने अपनी तरफ खींचा, तो मतलब फोर्स अपनी तरफ लगाया। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, उसी की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो हर जगह पे वर्क डन यहां पे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। तो यानी कि फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने और सेकंड वाले स्टूडेंट्स ने सेम वर्क किया है। अगर इन दोनों ने सेम फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो इन दोनों का वर्क डन भी सेम होगा। क्लियर है ना? तो यहां पर आप जल्दी से नोट करें। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके फॉर्मूले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जनरल केस में। ठीक है ना? ये तो हमने आपको बता दिया एक पर्टिकुलर केस, यानी जब आपने फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन सेम है, तब आप वर्क डन जो कैलकुलेट करते हो वो हमने यहां पर बताया है। ठीक है ना? अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। एक बार आप विजुलाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि ये दोनों के दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, ये कैसे एक दूसरे पर, मतलब ये कैसे इस टेबल पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है? इन दोनों स्टूडेंट्स ने क्या किया, इस टेबल पर फोर्स अप्लाई किया, और जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो इस टेबल का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब हम यहां पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है, जैसे आपको फोर्स दे दे कि 10 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया, जैसे आपको फोर्स दे दे कि 50 न्यूटन का आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो 10 न्यूटन है, ये जो 50 न्यूटन है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, या ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 10 न्यूटन हो, चाहे वो 50 न्यूटन हो, 50 न्यूटन हो, ये कांस्टेंट फोर्सेस है। तो अगर आपको कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहां पर बताने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ठीक है? हमने क्या किया, ये एक ब्लॉक लिया। ठीक है? ये एक ब्लॉक लिया गाइस, और ये एक सरफेस पर रखा हुआ है। ये जो ब्लॉक है ना, ये कहां रखा हुआ है, एक सरफेस पर रखा हुआ है। तो ये हमने एक सरफेस ले ली। ठीक है ना? ये हमने क्या ले लिया, एक सरफेस ले ली। ये ब्लॉक एक सरफेस पर इस तरीके से रखा हुआ है मान लो, और यहां पर ये हमने जो ब्लॉक लिया है, एक तरीके से ये आप गाड़ी मान सकते हो, व्हीकल मान सकते हो। ठीक है? कुछ भी आप मान सकते हो, जस्ट समझने का एक तरीका है। ये हमने एक ब्लॉक लिया इस तरीके से, और ये जो ब्लॉक है ना, ये m किलोग्राम का ब्लॉक है। अब ध्यान से समझना, आपने जो फोर्स अप्लाई किया इस पर, आपने मान लीजिए तिरछा फोर्स अप्लाई किया, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें, ये लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन कैसी जा रही है, हॉरिजॉन्टल। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से तिरछा फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, मान लो आपने
तिरछा फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। तो अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान से समझिएगा, ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर निकल के आएगा गाइस, वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा, अगर ये थीटा एंगल आपने कंसीडर किया तो ये एफ कॉस थीटा निकल के आएगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आएगा ये एफ साइन थीटा होगा। अभी हम इनका मतलब समझाएंगे, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या मतलब है। ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। इसका ये मतलब है गाइस, ध्यान से समझिए, ये m किलोग्राम का ये पूरा ब्लॉक है। आपने अगर इस पर थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फोर्स अप्लाई किया, तो हम इस फोर्स के दो इफेक्ट देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इफेक्ट और एक वर्टिकल इफेक्ट। तो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस ऑब्जेक्ट का, वो कौन से वाले फोर्स की वजह से होगा। क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, इस वाले फोर्स की वजह से। ये जो एफ कॉस थीटा है इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो ब्लॉक है ये आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, किसकी वजह से, एफ कॉस थीटा की वजह से। ये जो एफ साइन थीटा है ये नीचे इसका जो mg फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम वेट कहेंगे, उसको बैलेंस कर रहा होगा। ये जो नीचे mg फोर्स लग रहा होगा ना, जिसको हम वेट कहते हैं, ये इसको बैलेंस कर रहा होगा एफ साइन थीटा। लेकिन ये जो ब्लॉक आगे बढ़ रहा होगा वो एफ के कौन से कंपोनेंट की वजह से आगे बढ़ रहा होगा, एफ कॉस थीटा की वजह से। तो यहां पर गाइस जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ना, जो वर्क डन निकल के आएगा वो वर्क डन आ जाएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का एफ कॉस थीटा, और इनटू में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा। और यहां पे याद रखना ये हो जाएगा एफ इंटू में एस कॉस थीटा। यही होता है मेन फॉर्मूला किसके लिए, अगर फोर्स कांस्टेंट गिवन है तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए क्या है, ये मेन फॉर्मूला है मेरे दोस्त, ठीक है ना। उसके लिए क्या है गाइस, ये एक मेन फॉर्मूला है। तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स देख ले, ठीक है ना, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स देख ले। ये जो वर्क डन है, ये फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, उसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वर्क डन मिल जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हमारे पास मान लो ये ब्लॉक है, m किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पर आपने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक एफ न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो जो आपने थीटा एंगल पर एफ न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, अब इसका दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो ये जो एफ साइन थीटा है, ये एफ साइन थीटा इस mg को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ये m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा वो mg फोर्स लग रहा होगा, तो एफ साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन ये जो ब्लॉक आगे बढ़ेगा, इस ब्लॉक में, इस ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एफ कॉस थीटा की वजह से आएगा। इसीलिए जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो एफ कॉस थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो आपको वर्क डन की वैल्यू मिलेगी, वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर है ना। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वेक्टर का, तो ये जो एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको जो वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा वो फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी था और डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटी के जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको स्केलर मिलती है वैल्यू, यानी जो वर्क डन है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। अब यहां पे आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। इस डेफिनेशन में यही लिखा मिलेगा आपको कि द वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो वर्क डन है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है और जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही आपको वर्क डन देगा। यानी बल द्वारा किए गए कार्य को विस्थापन की दिशा में बल के घटक और इस विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेन फॉर्मूला समझ आ गया। अगर आपको कांस्टेंट फोर्स गिवन है तो आप इस तरीके से
W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसका कॉस, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना। तो अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि अगर आपको फोर्स कांस्टेंट गिवन है तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। जैसे हम इनके टाइप्स की अगर गाइस बात करें, उससे पहले हम फॉर्मूला ऑलरेडी हमने आपको बताया है ना, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, यूनिट और डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको एफ न्यूटन का कोई कांस्टेंट फोर्स पता है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर एफ न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट एस मीटर डिस्प्लेसमेंट कर गया, उसमें एक्स मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी वो एस मीटर आगे बढ़ गया, है ना। आपने किसी ऑब्जेक्ट पर एफ न्यूटन का फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो एस मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया या एस मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया, तो वर्क डन आपने कितना किया, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच जो एंगल होगा उसका कॉस, यानी कॉस थीटा। ठीक है ना। यूनिट यहां से क्या आ जाएगी वर्क डन की, हमें पता है एक एसआई यूनिट जूल होती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी जूल होती है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां से जो यूनिट निकल के आएगी वो न्यूटन इंटू मीटर निकल के आएगी। फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे एक जूल बराबर आप लिख सकते हो एक न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर एक न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट एक मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो आपने एक जूल वर्क किया है, ये है इसका मतलब। क्लियर है। डायमेंशन आप निकाल लेंगे, डायमेंशनल सेम होगी, डायमेंशन सेम होगी क्योंकि वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म है, तो जो एनर्जी की डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं वही डायमेंशन हो जाएगी ml² T-2, ये डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वर्क। यहां पर हम एक पॉजिटिव वर्क डन देखेंगे, नेगेटिव वर्क डन देखेंगे और जीरो वर्क डन देखेंगे। तो पॉजिटिव वर्क डन किन किन सिचुएशन में होगा, सबसे पहले हम वो देखने वाले हैं। ठीक है। जैसे पॉजिटिव वर्क डन, हमेशा याद रखना, द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। यानी आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। याद रखिएगा, आप उस फोर्स की बात कर रहे हो जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट उसी फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर एक बार मैं समझा देता हूं। जैसे आपने ये लिया एक ब्लॉक, m किलोग्राम का ये ब्लॉक है। ठीक है, ये m किलोग्राम का गाइस एक ब्लॉक है। ये हमारे पास m किलोग्राम का एक ब्लॉक है। ठीक है। अब ये आपने जिस इसके इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, राइट डायरेक्शन में, और जितना फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स की वजह से ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है ना। आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, मान लो नॉर्थ की डायरेक्शन में, और वो ऑब्जेक्ट नॉर्थ की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ जाए। ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देखें तो क्या यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमेशा याद रखना इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो हमें पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर cos 0 की वैल्यू 1 है तो वर्क डन का हमने जो फॉर्मूला अभी बताया था, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू कॉस एस डिस्प्लेसमेंट इंटू में cos थीटा की जगह cos 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से आपको वर्क डन क्या मिल रहा है, प्लस का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जस्ट आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, और ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। यानी आपके पास कोई m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ गया, यानी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है ना। या आप इसको रिवर्स करके ऐसे बोल सकते हो कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा, अगर आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो आपने उस पर पॉजिटिव वर्क डन किया। क्या किया, पॉजिटिव वर्क डन। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव वर्क डन करते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे रहे होते हो, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है। क्या करता है गाइस, वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है, तभी तो वो आगे बढ़ गया। सिंपल सा लॉजिक है। मान लो ये आपका ये जो m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये अगर रेस्ट पर है, आपने इसको फोर्स दिया होगा जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिली होगी और ये आगे बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब आपने जिस पर वर्क किया, जिस ऑब्जेक्ट पर, उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है। आपने जिस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव वर्क किया उसको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी गेन करता है।
और पॉजिटिव वर्क डन कब मिलेगा, जब आप जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आप इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हो। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपको पॉजिटिव वर्क डन मिल जाएगा। और ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहां पर यही लिखा हुआ है, द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन एंड द बॉडी गेन एनर्जी। जब पॉजिटिव वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट पर करोगे तो वो जो बॉडी होगी वो एनर्जी गेन करेगी। तो मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव वर्क डन समझ आ गया। तो वो सभी सिचुएशन जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो वहां पर उस फोर्स की वजह से हमेशा पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है ना। आपको यहां फोर्स ध्यान से देखना है कि वो कौन से फोर्स की बात कर रहा है। जिस फोर्स की बात कर रहे हो तो उसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देखना कि उनके बीच का एंगल कितना है, वो किस डायरेक्शन में है, तो अब आप डिसाइड करोगे कि वर्क डन कितना होगा। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव वर्क डन आपको समझ आ गया। अब यहां पर देखने वाले हैं हम नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव वर्क डन होता है। कैसे, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे। जैसे गाइस हमने यहां पर एक m किलोग्राम का ये ब्लॉक लिया, ये क्या लिया हमने, ये m किलोग्राम का एक ब्लॉक लिया, ये हमारे पास m किलोग्राम का एक ब्लॉक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसे बनाते हैं, ये हमारे पास m किलोग्राम का गाइस ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास m किलोग्राम का एक ब्लॉक है। इस तरीके से ये हमने m किलोग्राम का क्या लिया, ब्लॉक। अब इस पर आपने जो फोर्स अप्लाई किया, इस पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया, या मान लो ये पहले से ही 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये मोशन में है। ये जो m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है ये v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑलरेडी मोशन में है, बहुत तेजी से गति कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको रोकना चाहते हो, आप इसकी वेलोसिटी को कम करना चाहते हो, तो आप इस पर ब्रेक लगाते हो। आप क्या करते हो, इस पर ब्रेक अप्लाई करते हो। तो हमेशा याद रखना ब्रेक अप्लाई करने का क्या मतलब होता है। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब होता है कि आपने मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया। ये मोशन किधर कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा, राइट डायरेक्शन में। और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने का मतलब होता है गाड़ी पर कि आपने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दिया, उल्टी दिशा में, मोशन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक फोर्स लगा दिया, मास इनटू में एक्सेलरेशन के बराबर। अब ये जो मास है वो इस पूरी गाड़ी का होगा और जो एक्सेलरेशन है जो इस गाड़ी में है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगाया, तो ये है आपका ब्रेक, आपने जो ब्रेक लगाया। तो इसका मतलब आपने फोर्स किधर लगाया, लेफ्ट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो अब इनको देखिए ध्यान से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो आपने फोर्स लगाया जस्ट इस लेफ्ट साइड में, ये हो गया फोर्स, और आपने डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, राइट डायरेक्शन में। तो क्या ये दोनों अपोजिट दिशा में है, जस्ट अपोजिट, और जस्ट अपोजिट को बीच का जो एंगल है 180 डिग्री होता है। देखिए कैसे, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, वेक्टर के फॉर्म में आप इसको गाइस ऐसे भी दिखा सकते हो। इधर साइड में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और इधर साइड में क्या है, फोर्स है। तो इनके बीच में कितना एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल है। तो ये जो थीटा निकल गया है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें पता है कि cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, यानी cos 180 की वैल्यू जो आप -1 रखोगे तो आपको यहां पर नेगेटिव वर्क डन मिलेगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि जब भी आपको गिवन हो कि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमेशा याद रखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस लगा दो, आपको नेगेटिव वर्क डन वहां पर मिल जाएगा। क्लियर है ना। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किन सिचुएशन में नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे ये गाड़ी u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये जो गाड़ी है ये v मीटर पर सेकंड या u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मतलब ये मोशन में थी ऑलरेडी, है ना। जब आप इस पर ब्रेक अप्लाई करोगे तो अब इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम हो रही है, क्योंकि अब इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। आपने जो फोर्स अप्लाई किया है इस गाड़ी पर वो जस्ट इसके मोशन के या इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। और आपने देखा होगा जब आप किसी गाड़ी पर फोर्स अप्लाई करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो, तो वो गाड़ी रुकने से पहले कुछ आगे तक
चलती है, कुछ आगे तक एकदम से नहीं रुकती है, डिस्प्लेसमेंट एकदम जीरो नहीं हो जाएगा। जब आप किसी गाड़ी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो जैसे ही आपने ब्रेक लगाए तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया ब्रेक के थ्रू, तो जैसे जब तक वो मोशन रेस्ट पर आएगा, जब तक वो गाड़ी रेस्ट पर आएगी, तब तक वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर चुकी होगी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी कोई दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इन सिचुएशन में जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव वर्क डन होगा हमेशा। और नेगेटिव वर्क डन का मतलब यह है कि उस बॉडी की एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था तो उसके पास जो एनर्जी होगी हाफ mv² से आप कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं। ये मान लो u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा था, आप इसकी एनर्जी निकालना चाहो जिसका मास तो हमें पता ही होगा m किलोग्राम, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आपने इस पर ब्रेक लगा दिया, अब ब्रेक जैसे ही लगाओगे तो अब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी लॉस हो जाती है जब आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, यानी जब नेगेटिव वर्क डन करते हो। क्लियर हो गया? बहुत ही गजब का लॉजिक है ये, नोट करिए जल्दी से। तो यहां पर गाइज आपको ये अच्छे से हमने समझा दिया, तो यहां पर ध्यान से देखें नेगेटिव वर्क डन का मतलब, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन का यहां पर क्या मतलब है, द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और उस सिचुएशन में जो बॉडी है वो अपनी एनर्जी को लॉस करती है, ठीक है। उस सिचुएशन में जो बॉडी है वो अपनी एनर्जी को क्या करती है गाइज, लॉस करती है, इसीलिए तो वो रुक जाएगी जाके, ठीक है ना। नेगेटिव वर्क डन का मतलब समझ आ गया, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं जीरो वर्क डन की। तो जीरो वर्क डन कहां कहां हो सकता है उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास ये कोई m किलोग्राम का गाइस ऑब्जेक्ट है। अब आप अगर इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो हमने क्या कहा, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया F न्यूटन का, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हो गया, मान लो S मीटर इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आपने कितना वर्क किया उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा cos थीटा, ठीक है ना। अब अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें, हमें वर्क डन कब कब जीरो मिल सकता है हमें फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा। देखिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, हमें वर्क डन कब कब जीरो मिल सकता है। पहली सिचुएशन, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ही नहीं लगाया हो, यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ना लगाया हो, तो यहां पर F की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन जीरो मिल जाएगा। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ही नहीं लगाया है तो वर्क डन जीरो हो गया। सिंपल सी बात है, हमें वर्क डन किसकी वजह से मिलेगा, फोर्स की वजह से। जब आप फोर्स लगाओगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा तभी तो वर्क डन मिलेगा, ठीक है ना। सेकेंड सिचुएशन, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, बहुत खूब फोर्स लगा रहे हो, जैसे आपने दीवार ली, ये जो दीवार है या फिर जो कोई भी वॉल ली, आपने कोई दीवार ली या कोई बड़ा पत्थर लिया, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। इसका मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यानी आप जब दीवार पर फोर्स लगा रहे होगे, दीवार थोड़ी ना पीछे खिसक के चली जाएगी। तो इसका मतलब जब आप दीवार पर फोर्स लगा रहे होगे यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है लेकिन फोर्स लगा रहे हो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, तब भी वर्क डन जीरो होगा। आप कितना भी फोर्स लगा लो, फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो भी वर्क डन जीरो मिलेगा। तो ये दो सिचुएशन तो आपको नॉर्मल समझ आ गई कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वर्क डन जीरो होगा, आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो भी वर्क डन जीरो होगा। और तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री एंगल है, अगर थीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब है cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। वर्क डन में cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो उस सिचुएशन में भी आपको वर्क डन जीरो मिलेगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, उन सभी सिचुएशन में वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। तो ये जो तीन सिचुएशन हमने बताई जहां पे वर्क डन जीरो आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स नोट कर लें।
तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने बताया कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर F न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो उसकी वजह से जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसका कॉस, तो Fs cos थीटा क्या मिलेगा आपको, वर्क डन मिलेगा। अगर फोर्स आपने जीरो लगाया, कोई फोर्स नहीं लगाया, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। आप फोर्स लगा रहे हो और कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो भी वर्क डन जीरो होगा। अब इन सिचुएशन को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, यहां पर इसको लिखा डिफाइन भी किया है, जीरो वर्क इज डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसके परपेंडिकुलर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब वर्क डन जीरो होगा। क्लियर है ना। देखिए यहां पर जैसे कुछ एग्जांपल, वर्क डन बाय ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। हमने आपको ये समझाया था बहुत अच्छी तरीके से कि सेंट्रीपिटल फोर्स की द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आता है वो हमेशा जीरो आता है। देखिए कैसे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहां पर देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये मान लो m किलोग्राम का पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये m किलोग्राम का पार्टिकल है, ये r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो हमें पता है कि सेंटर की तरफ क्या लगता है, सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसको हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम देखें तो वो सेंटर की तरफ है, उसकी डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो एरो आपको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट का एरो है। तो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये गाइस क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसको हमने एफसी बोला, यानी अभिकेंद्रीय बल। और ये क्या है, ये m किलोग्राम का कोई पार्टिकल है, ये m किलोग्राम का कोई पार्टिकल है, ये इधर की तरफ ये मूव कर रहा है, तो ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा क्या वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना। तो इन सभी सिचुएशन में वर्क डन जीरो हो जाएगा, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो आएगा। अब ये कहां-कहां सिचुएशन मिलेंगी आपको, जैसे सूरज है, सूरज के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, तो अर्थ पर अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालें तो जीरो आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो जब हम न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रॉन पर वो भी जीरो आएगा, क्योंकि सेम सिचुएशन होगी सर्कुलर मोशन की। बात समझ आ रही है सभी को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जल्दी से सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, इसको नोट कर लें। तो ये फर्स्ट सिचुएशन क्लियर होगी। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। जैसे यहां पर आपको ये सिचुएशन दिख रही है साफ साफ कि आपने दीवार पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। देखो आप दीवार पर क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो गाइस। आप दीवार पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपने खूब फोर्स लगाया इस दीवार पर, लेकिन यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये दीवार हिलकर नहीं जा रही कहीं भी, तो आप इसका मतलब वर्क डन जीरो कर रहे हो। आपने यहां पर ये सिचुएशन ली सर्कुलर मोशन की, तो ये जो पार्टिकल है m किलोग्राम का, ये जो m किलोग्राम का पार्टिकल है, ये इधर v मीटर पर सेकंड की लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां आएगा, है ना, यहां भी ये v मीटर पर सेकंड की लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, लेकिन हमेशा यहां पर अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उनके बीच हमेशा एंगल यहां पर 90 मिलेगा आपको। जब ये पार्टिकल यहां पर आ गया होगा, यहां पर आ गया होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, और सेंटर की तरफ क्या होगा, सेंटर की तरफ आप देखोगे तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो ये 90 डिग्री हमेशा मिलेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, इसीलिए इस पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो आएगा। बात समझ आ रही है। और थर्ड सिचुएशन है ये वाली, इसको हम जरा ध्यान से यहां पर समझते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमने क्या लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। ये हमने क्या लिया इस तरीके से,
यहां पर देखेंगे हमने ये बना दिया कुली, हमने ये क्या बना दिया गाइस, कुली बना दिया। ये कुली है, ये क्या है, कुली है। इसने क्या किया है, बोझा उठा रखा है, ठीक है। ये कुली है, इसने बोझा उठा रखा है। ये दोनों हाथ है इसके, ऐसे जाएंगे अभी, ये हाथ ये गया, ठीक है, ये इस तरीके से हाथ गया। ध्यान से समझिए, इन्होंने ये बोझा उठा रखा है, ठीक है। कुली ने ये इस तरीके से, ये अपने सर पर इस तरीके से बोझा उठा रखा है, ठीक है। ये अब ध्यान से देखो सभी स्टूडेंट्स, अगर कुली बोझ उठा के खड़ा हुआ है तो इस टोटल, ये जो टोटल जो वेट है और इस कुली का जो वेट है वो टोटल, अगर हम मास की वजह से वेट कैलकुलेट करें, क्या वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इस कुली और इस, ये जो जितना भी वेट है ना, ये सब कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ। क्या ये नीचे की तरफ वेट आ रहा होगा, यानी ये जो सामान है और ये जो कुली है, इनका टोटल मास की वजह से जो वेट लग रहा होगा, वो फोर्स जो लग रहा होगा, क्या वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, अर्थ की तरफ। और वो कितना लग रहा होगा, F बराबर mg, ठीक है ना। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है आगे, अगर ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, अगर गाइस ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट देखो इस डायरेक्शन में है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी ने सामान उठा रखा है अपने सर पर, उसके वेट की वजह से आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है और ये आगे चल रहा है ना, राइट डायरेक्शन में, तो हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वेट की वजह से जो वर्क डन होगा जीरो होगा, वेट की वजह से वर्क डन जीरो होगा, इस वेट फोर्स की वजह से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आपको याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सभी सिचुएशन जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, तो उन सभी सिचुएशन में आपको वर्क डन जीरो मिलने वाला है। और अगर ये पैरों के द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो ये वाला फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तब वर्क डन आपको पॉजिटिव मिलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रही है। तो यहां डिपेंड करेगा कि आप कौन से फोर्स की बात कर रहे हो, यहां पे क्या डिपेंड करेगा कि आप कौन से फोर्स की बात कर रहे हो, किस फोर्स की वजह से आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हमेशा डायरेक्शन देखेंगे आप। क्लियर है ना। तो ये तीन टाइप के क्या थे, वर्क डन थे जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तीन टाइप के जो वर्क डन हमने आपको बताए वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से हमने बताए। अब मान लो ये वर्क डन हम वेरिएबल फोर्स की वजह से निकालें, हमें मान लो कोई वर्क फोर्स गिवन है और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है इस तरीके से, ये Fx गिवन है और जो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है 5x स्क्वायर प्लस 3x एटसेट्रा, इस तरीके से आपको फोर्स गिवन है। तो आप क्या करोगे, इसके वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमेशा याद रखना आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो आप, इसका इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो वर्क डन आपको मिल जाएगा कितना, इंटीग्रेशन, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा कि कहां से कहां तक आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए x1 डिस्प्लेसमेंट से लेकर x2 डिस्प्लेसमेंट तक आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा इसको आप इंटीग्रेशन कर दो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। क्या ये आपको मिल जाएगा किसके द्वारा वर्क डन, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन। ये वर्क डन का फॉर्मूला आपको मिल गया वेरिएबल फोर्स के द्वारा। तो ये नोट कर लें सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार आपको फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। जब भी आपका फोर्स, जब फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रही हो, यानी फंक्शन ऐसा गिवन हो जो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स है यहां पर, तो वेरिएबल फोर्स के लिए जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और हमें लिमिट गिवन होगी डिस्प्लेसमेंट से लेकर डिस्प्लेसमेंट तक। क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है ना। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो हमने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। जैसे हमने कहा कि वर्क डन का एक फॉर्मूला, यहां पर थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, थोड़ा सा जैसे ही समराइज करेंगे तो हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला बताया वर्क डन का, W इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ये जो फॉर्मूला है ये है जब आपको कांस्टेंट फोर्स गिवन हो। क्लियर है ना। सेकंड जो गाइस फॉर्मूला निकल के आएगा जब आपको वर्क डन
फोर्स जो है ना वो वेरिएबल गिवन हो, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा हो, तो अब आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2, और आप इंटीग्रेट कर दो किसको? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला, जब आपको वेक्टर के फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो आप क्या करोगे? जो फोर्स गिवन होगा आपको और जो डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ये हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो जो वर्क डन है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क डन का एक तीसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा इस फॉर्म में। और वर्क डन का एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन का एक फॉर्मूला और आप याद रख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? तो ये जितने भी हमने आपको फॉर्मूले बताए, ये सब आपके वर्क डन के फॉर्मूले हैं। इनको आप याद रखेंगे। जिन जिन सिचुएशन में जैसा जैसा फोर्स गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu स्क्वायर हो जाएगी। 1/2 mv स्क्वायर में 1/2 mu स्क्वायर माइनस कर दो तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जो कि वर्क डन आपको दे देगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का बेस्ट कॉन्सेप्ट किसका? वर्क डन का। वर्क डन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, अगर अभी तक आपने एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पे आपको 3D विजुअलाइजेशन के साथ, 3D एनिमेशन के साथ कंटेंट मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आप अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, आप अगर डीप में कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आपको वहां पर 3D विजुअलाइजेशन में चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, जिसको आप डेप्थ में पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? और आप जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आप टेस्ट देंगे और टेस्ट AI टेक्नोलॉजी के साथ आपकी पूरी परफॉर्मेंस चेक होके आ जाएगी, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है? और सभी क्लासेस के PDF चाहते हैं तो एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर सभी क्लासेस की आप PDF दे दी जाएगी। ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट की क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।